हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स और आज लेंथनाइट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके बाद उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हमें लेंथनाइड को जो है सेपरेट आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनवाऊंगी मैं आपको, बस आप वो पढ़ के जाना, बस इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। उसके बाद लास्ट में 3 मेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथनाइड्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आती हैं। ठीक है, फिर लेंथनाइड हमारा पूरी तरीके से खत्म होगा। नेक्स्ट में करेंगे हम एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। देखो होता क्या है, हम पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है कि जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो होता क्या है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जिसके वजह से साइज डिक्रीजेस, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, मतलब जो उसका अट्रैक्शन है ना टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज कर जाता है। तो वो उसको अच्छे से खींचेगा, पुल करेगा, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये तो होता ही है पीरियोडिक टेबल में। पर जब हम लेंथनम की बात करते हैं, जो लेंथनाइड्स की बात करते हैं, जो लेंथनम के बाद के जितने एलिमेंट्स एफ ब्लॉक वाले आते हैं, जो कि हमारे होते हैं सीरियम, सिर, पर, नद, पम, सम, झा, यू। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसकी सेकंड क्लास में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। हम जब यहाँ से यहाँ तक गेंडोलियम आता है ना, सो ऑन, लास्ट में लूटियम आता है। ठीक है, हम जब यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो यहाँ पर भी साइज डिक्रीज करता है, पर ये जो साइज का डिक्रीज है वो बहुत ज्यादा होता है। साइज ऑल्सो डिक्रीजेस, मतलब जब मिडल भी मूव कर रहे हैं साइज डिक्रीज करता है, बट ये जो साइज डिक्रीज करता है वो ज्यादा करता है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में हम फॉलो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, देखो हमें पता है वी हैव s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। ठीक है, हमें ये भी पता है कि s की शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है, देन p, देन d, देन f, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है और ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, मान लो ये वाली शेल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे मान लो मेरी s ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल क्या करती है, इसको एक छतरी होती है ना जैसे बारिश से बचाती है, उसी तरीके की ये शील्डिंग का काम करती है। जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसको खींचने नहीं देती, उसको शील्ड कर देती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जो अट्रैक्शन उसका लगना चाहिए था इस इलेक्ट्रॉन पे वो प्रॉपर नहीं लग पाता है, तो उसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो उस सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होती है एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। मतलब एफ का होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हमें पता है कि जो लेंथनम के बाद के जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारी 4f इंट्रोड्यूस हो जाती है, तभी इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें आना शुरू होता है, नेक्स्ट में 2, 3, 4 सो ऑन, वो भी मैंने अच्छे से आपको करवाया। तो होता क्या है कि यही चीज यहाँ पे अब क्या है कि आउटर मोस्ट मान लो 6s है, ये मेरी 5d है और यहाँ पे मेरी 4f है। अब 4f का क्या पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, मतलब ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पाती। मैं इसको इस तरीके से दिखाती हूँ, जैसे ये तो मैंने अच्छे से डार्क से दिखाया, ये मैं कह रही हूँ कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो होता क्या है, जो ये न्यूक्लियस है और जो ये s इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी अट्रैक्शन बहुत ऑब्वियस शील्ड नहीं कर पा रहा, अच्छे से उसको पुल करेगा, बहुत अच्छे से अपनी तरफ से खींचता है, बहुत ताकत लगा के खींचता है, जिसके वजह से साइज डिक्रीजेस। Means what do you mean by lanthanide contraction? Lanthanide contraction is the decrease in the size of lanthanide from left to right in the periodic table due to
पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F। यहाँ पे तो जेड इफेक्टिव की वजह से हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है लेंथनम में, मतलब जो लेंथनाइड्स हैं उनमें क्या हो रहा है 4F के इंट्रोड्यूस होने से, क्योंकि उसकी शील्डिंग इफेक्ट है बहुत कम, तो उसको शील्ड नहीं कर पा रहा, तो बहुत अच्छे से उसको खींच रहा है। जब उसे बहुत अच्छे से पुल आउट कर रहा है तो उसका साइज डिक्रीज करता है, और जो नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज करता है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे डिक्रीज करता है। इसे हम बोल देते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो ये बात पता चल गई कि लेंथनाइड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज हमारे डिक्रीज करेगा। अब आते हैं इसी के कॉन्सिक्वेंसेस पे कि इसी से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस इसका होता है ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आप कॉन्सिक्वेंस लिखोगे सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। ये है इनके कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहां से यहां गए, साइज डिक्रीजेस, आप एटम कॉम्पैक्ट हो गया, मास तो इंक्रीज कर ही रहा है, साइज भी डिक्रीज कर रहा है, तो अब क्या होगा, ऑब्वियस तो तोड़ना मुश्किल होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ द सेकेंड पॉइंट, होता क्या है कि जो अट्रैक्शन है ना अब सब पे लग रही है, ठीक है, इक्वली लग रही है, और हमें पता है जैसे जैसे हम इधर मूव करते चले जाते हैं डिफरेंसेस भी जो क्या कहते हैं SPDF के हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो जब इनका जो है एन वाला जो है कम होता चला जाता है और SPDF का बढ़ता चला जाता है, तो ये जब जा रहे हैं हम इधर की तरफ तो ये जो डिक्रीज है ना ऑलमोस्ट सब में सेम जैसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इसका बहुत ज्यादा होता है इसका कम होता है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। मींस कि बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑल लेंथनाइड्स आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेंथनाइड्स आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑलमोस्ट सेम साइज, मतलब ज्यादा साइज नहीं डिक्रीज करता है प्रॉपर्टीज, एंड हैविंग सेम साइज, नियर अबाउट सेम साइज। मैं पूरी तरीके से नहीं बोलूंगी, पर जैसे जो साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है नियर अबाउट 0.01 नैनोमीटर, मतलब जो भी यूनिट में है उसमें ये डिक्रीज करता है, तो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करता बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है थर्ड, ये क्वेश्चन आता है जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, शाइला होता है, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम वाली हो गई, ठीक है। ये हो गई 3D, ये हो गई 4D, ये हो गई 5D। तो ये इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमें पता है जब हम इन अ ग्रुप मूव करते हैं, मतलब टाइटेनियम से जिरकोनियम, जिरकोनियम से हैफनियम, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। इधर जाते साइज डिक्रीज करता है, नीचे जाते साइज इंक्रीज करता है, मतलब यहाँ आने पे साइज इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीज करता है, जैसे मान लो टाइटेनियम का साइज 50 जो है नैनोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो वेनेडियम का है, जिरकोनियम का है, ये इंक्रीज किया मान लो 80 नैनोमीटर, ठीक है। हम यहाँ पे नैनोमीटर में से मैं कर रही हूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर कर लो, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हैफनियम में जो इंक्रीज होता है सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर का होता है, इनमें 10 सेंटीमीटर का, इनमें 30 सेंटीमीटर का। मीन्स इसमें तो ज्यादा मतलब साइज इंक्रीज किया, इसमें इतना नहीं कर पाए, क्यों, बिकॉज ऑफ द लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ, यहाँ पे लेंथनम के बाद यहाँ पे F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि हम नीचे ड्रॉ करते हैं, तो हैफनियम में F ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो चुकी है, अभी तक F ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे आते ही F ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गए, उसकी शील्डिंग इफेक्ट है पुअर, अब वो अट्रैक्शन बहुत अच्छे से खींचेगा, तो साइज बढ़ने की जगह साइज कम हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा जितना करना चाहिए।
तो CSI, नेटिव, गेट, IIT जैम, आपका GIC, UPHSC, व्हाटएवर द एग्जाम इज, ये क्वेश्चन आ चुका है कि जिरकोन कौन से ऐसे, जैसे अब लिखेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी 4D और 5D है, वो आपस में मैच करते हैं बिकॉज ऑफ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जितना इंक्रीज होना चाहिए था वो नहीं करता। इनका साइज, जिरकोनियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसके वजह से दे बोथ आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दो तरीके से आ सकता है, कौन से दो एलिमेंट हैं जो बिल्कुल एक जैसा साइज शो करते हैं, ये आ गया, और केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं सेम, क्योंकि लेंथनाइट, और रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ है बेसिसिटी। फोर्थ है बेसिसिटी, और इसी के साथ हम लोग करेंगे एसिडिटी, क्योंकि जो बेसिसिटी का होगा वही इसका उल्टा होगा। ठीक है, हमें पता है बेसिसिटी क्या होता है, जो अच्छे से OH नेगेटिव दे दे। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन से दिखाते हैं। बेसिसिटी का मतलब होता है जो अच्छे से OH नेगेटिव आयंस दे दे, और एसिडिटी का मतलब होता है जो अच्छे से H+ आयंस दे दे। ठीक है, ये अच्छे से H+ देगा, ये अच्छे से OH नेगेटिव देगा। अब मैंने अभी बताया कि लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है कि साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे बहुत कम साइज है। अब जितना छोटा साइज होगा, हमें पता है कि उसका हाइड्रेटेड रेडियस उतना ही ज्यादा होता है। अगर उसको पानी में आप डालोगे तो वो OH को, बहुत सारे OH को अच्छे से वो ले लेगा। ठीक है, अब ल्यूटियम का, क्योंकि छोटा साइजेस ने OH को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, अब छोटा सा Lu है और उसने OH को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, क्या ये OH को देगा? नहीं देगा ना, क्योंकि स्मॉल साइज है, अच्छे से उसने OH को पकड़ा हुआ है, तो वो OH तो देने से रहा, और एस बेसिसिटी का मतलब है OH देना। तो as the size decreases because of lengthenite contraction, basicity also decreases, क्योंकि साइज है छोटा, जब स्मॉल साइज है इट विल अट्रैक्ट OH नेगेटिव आयंस मोर फर्मली, है ना, बहुत अच्छे से पकड़ के रखेगा, देगा नहीं तो बेसिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब आते हैं H+ की बात करते हैं। अब मान लो ये पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, हमें एसिडिटी में H देने होते हैं। अब इसने तो इसको पकड़ के रखा हुआ है, अब ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ये जब अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने कैसे दे देगा किसी को, वो H के खींचेगा और एज H+ इजिली रिलीज कर देगा। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही है तो वीडियो को फिर से पॉज करना, रिवाइंड करना, दोबारा से देखना। ठीक है, बेसिसिटी में हम OH देते हैं, मतलब ये वाला तोड़ते हैं, पर बिकॉज स्मॉलर साइज उसने अच्छे से पकड़ा, वो देगा नहीं। अब एसिडिटी में हम H+ देते हैं, तो H+ में क्या है, क्योंकि ये इसने अच्छे से पकड़ा हुआ है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे से खींचेगा। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और एज H+ आयंस, क्योंकि उसने H उसके इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा तो ये एज H+ रिलीज हो जाएगा। तो जितना ज्यादा स्मॉलर साइज उतनी ज्यादा एसिडिटी। तो इधर से इधर साइज डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस, बट एसिडिटी इंक्रीजेस। तो these are the one of the important consequence of lengthenite contraction. पहला, melting point, boiling point. Second, all lanthanides are having same chemical property, almost same size, so they are very difficult to separate out. ठीक है, थर्ड, यहाँ पे अगर हम टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम की बात करते हैं तो इन दोनों का, इनका तो साइज डिफरेंस काफी होता है, इन दोनों में कम होता है बिकॉज ऑफ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, जैसे जैसे जाते हैं साइज डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर है, पकड़ के रखेगा, H इजिली रिलीज कर देगा। तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, जो कि है कि जो लेंथनाइट्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम साइज है बिकॉज ऑफ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो कौन से मेथड से हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सिंपल मेथड से तो कर नहीं सकते हैं, तो इनके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगी आपको बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ के। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो गाइज, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड्स ऑफ
सेपरेशन, मतलब कि हमें लैंथेनाइड्स के बहुत सारे एलिमेंट्स चले हुए हैं सोल्यूशन में, अब हमको सेपरेट आउट करना है, ठीक है। इनके मेनली 4 मेथड ऑफ सेपरेशन होते हैं, एक एक लेके चलेंगे। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें से ये मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आता रहता है पेपर में, और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में इस पे बहुत क्वेश्चन आए, बट उन तक पहुंचने के लिए इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन से ही हमें पता चल रहा है कि पीपीटी बनने हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट बनने, प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं कि अगर मान लो कोई चीज मैंने दो ए और बी को डिसॉल्व कराया और नीचे कुछ मुझे सॉलिड सा कोई चीज मिल गई, उसमें फिल्टर किया, तो वो जो सॉलिड पाउडर मिला वो दैट इज कॉल्ड पीपीटी, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इसमें क्या, इसका जो प्रिंसिपल है वो किस बेसिस पे है, वो ये कहता है कि हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिया, एक बीकर लिया, इसमें मैंने कोई एसिडिक सोल्यूशन ले रखा है। हमें पता है कि अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन है और उसमें मैं एसिड में बेस डाल दूंगी तो ये आपस में सॉल्युबल हो जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर एसिड है उसमें बेस डालूंगी, वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो सबसे पहले होती है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, डिसॉल्व होते हैं वो, ठीक है। ये एक बहुत ही लॉजिक सा है, एसिड में बेस डालोगे वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाने वाले, तो ये एसिडिक सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें NaOH डाला, फॉर एग्जाम्पल मैंने AlOH3 का थ्राइस डाला, मान लो लैंथेनम OH थ्राइस डाला, ठीक है। हमें पता है इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक है ये, तो ये ज्यादा बेसिक है, तो सबसे पहले ये इसमें डिसॉल्व होगा, ये अगर इसमें डिसॉल्व होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पीपीटी आउट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, है ना। ये भी बेसिक है, तीनों बेसिक है, पर ये ज्यादा बेसिक है, तो ये इसमें डिसॉल्व होगा, ये दोनों पीपीटी आउट हो जाएंगे। फिर इन दोनों में डालेंगे, ये ज्यादा है, डिसॉल्व हो जाएगा, ये पीपीटी आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम तीनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड पूरी तरीके से इसी चीज पे बेस्ड है। इसमें होता क्या है, ला सिर पर नद पाऊं, हमें पता है, अभी हमने देखा, ठीक है, ये ऐसे ही पूरा का पूरा लुटियम तक हम लेकर जाते हैं। हमें पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। तो अगर बेसिसिटी डिक्रीजेस, तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एसिडिक सोल्यूशन लिया, इसमें हम लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड, मैंने इसमें ऑक्सैलिक एसिड लिया और मैंने इनको डाल दिया। फॉर एग्जांपल जब आपने इनमें डाला, लैंथेनाइड्स को डाला, Ln लिखते हैं ना, हमने लैंथेनाइड्स को डाला, तो हमें पता है दीज आर मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक है, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक है, ये तो डिसॉल्व हो जाएंगे, और ये वाले हमारे पीपीटी आउट हो जाएंगे। तो होगा क्या, जैसे ही आपने इसके अंदर डाला, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ पीपीटी मिलते हैं और कुछ सोल्यूशन मिलता है। तो क्वेश्चन इसमें से क्या आता है कि सोल्यूशन में आपके पास क्या होगा और पीपीटी में आपके पास क्या होगा। तो सोल्यूशन में हमारे पास सारे लेफ्ट साइड वाले होंगे और पीपीटी में राइट साइड वाले होंगे, क्योंकि वो कम बेसिक है, डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, पीपीटी आउट हो जाएंगे। तो सोल्यूशन में हमें लेफ्ट साइड वाले मिलने वाले हैं, लेफ्ट साइड वाले, लेफ्ट साइड ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, और यहाँ पे हमें राइट साइड वाले मिलेंगे, राइट साइड ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लो La, सीरियम, ट्रस्पोरियम, निंडोलियम, और उसके बाद इधर वाले जैसे गंडोलियम है ना, अपना तबेलियम, डायस्पोरियम और मान लो एलियम, ये हमें इसमें मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है, अब ये हो गया, अब मैं क्या करूंगी, इनको फिल्टर कर दूंगी, अब मैं इसको फिल्टर कर दूंगी, फिल्टर करूंगी तो सोल्यूशन तो नीचे रह जाएगा और फिल्टर पेपर के ऊपर पीपीटी आ जाएंगे। अब इन पीपीटी में, क्योंकि पीपीटी में मेरे पर राइट साइड वाले हैं, मैं इसमें फिर से ऑक्सैलिक एसिड डालूंगी, फिर क्या होगा, जो इनमें जो इधर वाले हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे, उधर वाले पीपीटी आउट हो जाएंगे। इस तरीके से प्रोसेस करते करते हम लैंथेनाइड को सेपरेट कर देते हैं। इसका नाम है हमारा फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनसे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इन सबसे हमें वहां तक पहुंचना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब आते कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं EDTA के साथ,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं EDTA के साथ। ये मान लो लेंथेनाइड्स हैं, इनमें हमने EDTA डाला, ठीक है। अब एक बात बताओ, कौन अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? जो जितना स्मॉलर होगा वो उतना ही अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कि जो बिगर होगा वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाएगा? जो जितना स्मॉलर होगा वो उतना ही अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। मतलब कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे हमारा साइज डिक्रीजेस। अगर साइज डिक्रीजेस द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इंक्रीजेस। मतलब ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना लेंगे EDTA के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पर निंडोलियम है, गेंडोलियम है, बैरियम है और लुटियम है, और यहाँ पे सीरियम है, हमारे पर ये 4 हैं। तो क्या होगा, ये वाले बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बना लेंगे ये, और ये थोड़े से फॉर्मली से बनाएंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालते हैं ऑक्सिलेट आयंस। क्या डालते हैं? ऑक्सिलेट आयंस। की ऑक्सिलेट आयंस क्या करते हैं, जिन्होंने वीकर कॉम्प्लेक्स बनाया है उन्हें अपने में डिसॉल्व करते हैं और बाहर ले जाते हैं, ठीक है। ये PPT आउट हो गए, ये इनके, क्योंकि ये तो वही के वही रहेंगे, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, सोल्यूशन से हम इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्स है वीकर, इनको तोड़ना आसान है ऑक्सिलेट के लिए। इनका कॉम्प्लेक्स है स्ट्रॉन्गर EDTA के साथ, तो इनका जब स्ट्रॉन्गर है EDTA के साथ तो ये इसको तोड़ नहीं पाएगा, इनको जरूर ब्रेक कर देगा और अपने साथ ले जाएगा। ये सेपरेट आउट हो गए। अब इनमें फिर से हम EDTA मतलब डाला ही हुआ है, ठीक है। अब इनमें जो वीकर होगा फिर ऑक्सिलेट डालेंगे तो इनमें से सेपरेट होंगे। मान लो गेंडोलियम निकल गया और यहाँ पे तबैरियम और लुटियम मिल गया। अब इसमें फिर से ऑक्सिलेट डालेंगे, तबैरियम अलग निकल जाएगा, लुटियम अलग निकल जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना के हम सेपरेट आउट करते हैं लेंथेनम को। ये दोनों बिल्कुल सिंपल थे, क्वेश्चंस मेनली इधर से आते हैं। ये था, हमें लॉजिक देना था वहां के लिए, क्योंकि वहां ये दोनों चीजें यूज होगी, सॉल्युबिलिटी भी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी। आपको इतनी सी नॉलेज इसके लिए रखनी है। अब आते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, देखो पूरी तरीके से बेस है ये पार्टीशन कोफिशिएंट पे। क्या बोलते हैं? पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। पार्टीशन क्या कोफिशिएंट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक फेज, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक फेज अपॉन सॉल्युबिलिटी इन एक्वस फेज, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। पहला, जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ऑर्गेनिक फेज में, यहीं से आ रहा है। जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा वो एलिमेंट और वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक फेज। और वो ऑर्गेनिक फेज में सॉल्युबल होंगे, दूसरे PPT आउट हो जाएंगे। तो ये क्या कहता है? पार्टीशन कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक फेज एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड साइज ऑफ द mass and size of the lanthanides। जितना ज्यादा मास होगा, मास जितना ज्यादा मास होगा, आप मास कर लो, साइज मत करो, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा, और जितना ज्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा वो उतना ही ऑर्गेनिक फेज में सॉल्युबल होगा। और हमारा जो ये ऑर्गेनिक फेज का जो हम सोल्यूशन हम लोग लेते हैं उसका नाम होता है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, दैट इज TBP, ट्राई एन बुटाइल फॉस्फेट इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक केरोसिन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो कौन सा है? वो है ट्राई एन बुटाइल फॉस्फेट इन अ इनर्ट सॉल्वेंट, जाकि वो उसके साथ रिएक्ट करना करे, दैट इज केरोसिन। तो होती क्या है इसमें, रिएक्शन क्या होती है कि आपने Ln डाला, ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आपने TBP डाल दिया, ठीक है। जो ये लेंथेनाइड्स है ना वो डायरेक्टली नहीं करते, वो नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। 3NO नेगेटिव Ln3 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन होती है। तो ये LnNO3 नेगेटिव और TBP इनका पूरे का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो
तो जिसका पार्टीशन कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पीपीटी आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, जैसे एक गेंडोलियम है और Na3+ एंड गेंडोलियम 3+, इनमें किसका पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। हमें पता है इधर जाते हैं मास बढ़ता है, गेंडोलियम का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो होता है 1.06 और इसका होता है 1। तो इसका अगर पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा है तो ये ऑर्गेनिक में ज़्यादा डिसॉल्व होगा और ये डिसॉल्व होगा, ये पीपीटी आउट हो जाएगा, तो इसको हम उसमें से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है, पार्टीशन कोफिशिएंट पे। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक फेज अपॉन एक्वस फेज। ठीक है, जितना ज्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ऑर्गेनिक फेज के अंदर। और वो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ लैंथेनाइड पे। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी और जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो ऑर्गेनिक फेज में सॉल्युबल हो जाएगा और दूसरा पीपीटी आउट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लैंथन 3+ और गेंडोलियम 3+ लिया, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो इसका पार्टीशन कोफिशिएंट भी ज्यादा है, तो ये ऑर्गेनिक फेज में डिसॉल्व हो जाएगा, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेगा और दूसरा पीपीटी आउट हो जाएगा। तो दिस इज आ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। मे बी आपको थोड़ा सिंपल लगा हो, थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन एक्सचेंज मेथड। ओके गाइज, अब हम करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। देखो इसके अंदर ना हम एक कॉलम के अंदर डालते हैं। ठीक है, अपने लैंथेनाइड्स के सैंपल्स को इस कॉलम में डालते हैं। ठीक है, इसमें पहले से ये रेजिन डाला होता है जिसका नाम है DOX50 पॉलीसल्फोनेटेड स्टाइरीन। सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं इसको, ये रेजिन डाला होता है। अब हमें पता है, अच्छा ये चीज होती है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रिंसिपल किस चीज पे बेस्ड है, अभी तो हम लोग ना नॉर्मल लैंथेनाइड्स डालते जा रहे थे। ठीक है, उनका नाइट्रेट फॉर्म बना रहे थे और डाल रहे थे। अब ये जो है स्पेशली डिपेंड होता है हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ लैंथेनाइड्स पे, कि आपको पहले लैंथेनाइड के हाइड्रेटेड फॉर्म बनाना है। हमें पता है, ठीक है, एल लैंथेनम, परस्पोरियम, निडोलियम, गेंडोलियम, मालोलुटियम, हमें पता है इसका है स्मॉलर साइज। तो जितना ज्यादा स्मॉलर साइज होगा उस वो वाटर को उतना ज्यादा अपने पास करेगा। तो अगर वाटर इस पे बहुत सारा आ जाएगा, स्मॉलर साइज है, तो इसका हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा होगा, हाइड्रेटेड रेडियस। वैसे अगर आप कहोगे तो हमें पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजिंग, सबसे छोटा साइज इसका है। बट अगर मैं हाइड्रेटेड रेडियस की बात करूं, हाइड्रेटेड रेडियस का क्या मतलब होता है, जब आपने लैंथेनम को या किसी भी आपने एटम को पानी में डिसॉल्व कर लिया, अब उसका रेडियस जो बनेगा वाटर के साथ उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। जितना ज्यादा छोटा साइज उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल आएंगे, और अब पानी के मॉलिक्यूल आ गए हैं ज्यादा, जैसे ये था लुटियम और ये था लैंथेनम। अब यहाँ पे लग गए खूब सारा पानी, तो इसकी वजह से अब देखो, अब इसका रेडियस काफी बढ़ गया और यहाँ पे कुछ ही पानी आए, तो अब इसका रेडियस कम हो गया। ठीक है ना, क्योंकि कम है, बड़ा जितना छोटा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तो अब इसका रेडियस ज्यादा हो गया। अब इसको हम इस कॉलम में डालेंगे। अब ये क्योंकि छोटा है तो हमें बोला था कि हमारा यहाँ पे हाइड्रेटेड रेडियस होता है। ठीक है, हम यहाँ पे हाइड्रेटेड कंपाउंड की बात करते हैं। अब हमने इसमें हाइड्रेटेड कंपाउंड डाला, हमने इसमें हाइड्रेटेड कंपाउंड डाला है। ठीक है, अब हाइड्रेटेड कंपाउंड डाला और मैंने ये बोला जो जितना छोटा होगा उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब हमारे लिए लैंथेनम और सीरियम छोटा है, तो लैंथेनम, सीरियम, निडोलियम, इसके साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्योंकि हाइड्रेटेड रेडियस इनका था कम, साइज था कम, तो इसके साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लुटियम बिल्कुल नीचे आ जाएगा, डायस्पोरियम पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो तो बड़े हैं, वो तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे नहीं। अब इसमें हम डालेंगे इल्यूटिंग सॉल्वेंट। इल्यूटिंग सॉल्वेंट क्या यूज होता है, अमोनियम सिट्रेट, जो कि होता है बफर्ड सोल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड। लर्न कर लेना इसको, इसके फॉर्मूले को, ये क्योंकि क्वेश्चन आता है इल्यूटिंग सॉल्वेंट आप क्या यूज करते हो। अब आपने ऊपर से डाला इल्यूटिंग सॉल्वेंट। अब इल्यूटिंग सॉल्वेंट से क्या हुआ, इसने तो कॉम्प्लेक्स बना रखा है। अब इल्यूटिंग सॉल्वेंट इसको तो तोड़ नहीं पाएगा, वो नीचे नीचे जाएगा, इनकी हल्की हल्की बॉन्डिंग है। इल्यूटिंग सॉल्वेंट लुटियम को अपने साथ ले जाएगा।
इसी तरह डायस्पोरियम को ले जाएगा, इसी तरह नेक्स्ट टाइम डालोगे दूसरे को ले जाएगा। मतलब जिसका साइज सबसे बड़ा था हाइड्रेटेड, वो किसके साथ निकलेगा, क्योंकि उसने रेजिन के साथ तो कॉम्प्लेक्स बनाया नहीं, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा इल्यूटिंग सॉल्वेंट के साथ, जो कि है हमारा अमोनियम सिट्रेट। तो क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि इल्यूट आउट कौन सबसे पहले होता है। इल्यूट आउट का मतलब है कि इल्यूटिंग सॉल्वेंट से इल्यूट आउट कौन पहले होता है, तो सबसे पहले लूटियम, जो भी ये वाले हैं वो हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे डायस्पोरियम है, और फिर यहाँ नेंडोलियम है, यहाँ पे सीरियम है, और यहाँ लेंथनम है। और कौन रेजिन के साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेंथनम, देन सीरियम, देन नेंडोलियम, देन डायस्पोरियम एंड देन लूटियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इल्यूट आउट होंगे और ये बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे रेजिन के साथ। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा मेथड है। पहले क्या करना है, हमें पहले इनका हाइड्रेटेड फॉर्म बनाना है। ठीक है, हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाना है, वाटर के साथ बना लेंगे। हमें पता है लूटियम सबसे छोटा, सबसे अच्छा हाइड्रेटेड रेडियस बनाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा, लेंथनम ऊपर रह जाएगा रेजिन के साथ। इसने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाया। जब इल्यूटिंग सॉल्वेंट डालेंगे जो कि अमोनियम सिट्रेट है, तो वो लूटियम को लेता हुआ निकल जाएगा। तो सबसे पहले इल्यूट आउट होगा हमारा, मैंने क्या लिख दिया, इल्यूट आउट होगा सबसे पहले लूटियम, मतलब कि सबसे पहले लूटियम होगा, फिर डायस्पोरियम होगा, फिर निंडोलियम, फिर ये और ये। और अगर मैं रेजिन के साथ बनाऊंगी तो रेजिन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो लेंथनम ज्यादा बनाएगा, देन सीरियम, देन निंडोलियम, देन ये मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये है इल्यूट आउट, सबसे पहले लूटियम होगा, फिर डायस्पोरियम होगा, फिर निंडोलियम, फिर ये, और रेजिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। सो गाइस अब हम लोग इसकी 3 मेन रिएक्शंस करते हैं, फिर लेंथेनाइड्स को खत्म करते हैं। अब हम लोग इनकी रिएक्शंस करेंगे। 3 ही मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं लेंथेनाइड्स की। एक तो ऑक्साइड्स फॉर्मेशन, एक हाइड्राइड फॉर्मेशन, एक हैलोजन के साथ। सबसे पहले ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें Ln प्लस O2 गिव राइज टू Ln2O3। कैसे बना, हमें पता है लेंथनम 3+ में ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये इधर चला जाएगा, Ln के ऊपर 3+, ऑक्सीजन के ऊपर 2-। ठीक है, अब आप एक चीज ये सोच सकते हो, ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, तो कोई भी कंपाउंड क्या कहते हैं लेंथनम का होगा, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यही फॉर्मूला उसने फॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे सीरियम, हाँ एक इंपॉर्टेंट है, सीरियम ये नहीं करता है, क्योंकि सीरियम का हमारे को पता होता है 4, इस पे आना है 2। ठीक है ना, क्योंकि इधर वाला इधर जाता है, ये इधर जाता है, 2 1 2 2। तो सीरियम O2 की सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सीरियम के ऊपर +4 ज्यादा स्टेबल होता है, तो सीरियम CeO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और लेंथनम Ln2O3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है इनमें 2 में, कि ये इस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब हाइड्राइड्स, जो कि है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्राइड्स और विद हेलोजेंस, हलाइड्स, अगर हम लोग कहें हलाइड्स। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, देखो लेंथनम प्लस H2, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये बनाना चाहिए LnH3, पर ये नहीं बनता, इससे बनता है LnH2। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम सोचे थे कि 3+ आएगा, H पे तो -1 होता है, पर ये रहता है LnH2 की फॉर्म में, मतलब इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो LnH2 बनता है। और ये देखो ये कैसे रहता है, ये रहता है Ln के ऊपर, तो हमें पता है 3+ है, अब ये हमारे पास पता है H नेगेटिव है, अब 2 नेगेटिव तो आ गया, ये रहता है +1 इलेक्ट्रॉन के साथ, Ln 2a नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से दे आर कॉल्ड एज मेटल इलेक्ट्राइड, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो दे आर कॉल्ड मेटल इलेक्ट्राइड। ठीक है, और Ln 3+ है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ गया कि LnH2 में Ln की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 मत लगाना, +3 है, ये बहुत 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का सेकंड जो ये जो यहाँ पे LnH2 है, ये इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं मेटल इलेक्ट्राइड, और बिकॉज ऑफ दैट फ्री और इलेक्ट्रॉन दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक और चीज होती है, जब इन्हें हाई प्रेशर पे हीट किया जाता है, हाई प्रेशर पे,
तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं LnH3 में। और LnH3 अगर तुमसे पूछे कि कौन, मतलब आपसे पूछे LnH3 का कि क्या ये मेटल इलेक्ट्रेड है, तो आप लगाओगे नो, क्योंकि इनमें आप कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, Ln3 प्लस H3 नेगेटिव। तो अब यहाँ पे कहाँ से आ जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये गुड कंडक्टर नहीं है। अब आते हैं हलाइड्स। हलाइड्स होते हैं इनके Lnx3 की फॉर्म में, ठीक है, Ln प्लस Lnx2 गिव राइज टू Lnx3, यहाँ पे 3 लगा देंगे हम, ठीक है, तो ये वर्ड हो जाते हैं Lnx2 में, और ये 3, ठीक है, तो 3 2 जा 6, ये हो गया। और यहाँ पे भी आप यहाँ 2 लगा दो, तो ये जो है स्टेबल हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, या यहाँ 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब ये जो Lnx2 है ना, X हमारा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मोस्ट फेमस है Lni2, ये भी ऐसे ही होता है, Ln3 प्लस I पे नेगेटिव, 2 नेगेटिव, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बहुत अच्छे मेटल इलेक्ट्राइड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यही 3 मेन रिएक्शंस हैं जो कि आपको लेंथराइड्स पे पढ़नी है। सो होप गाइस आपको जो है ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में एक्टिनाइड्स खत्म करेंगे। आज ये जितना था, दिस इज मोर, जितना भी अभी कराया इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नेट एग्जाम, योर गेट एग्जाम, योर टिफर, योर IIT एग्जाम, GIC, UPHSC, कुछ भी PGT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तुमको अच्छे से करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाइए, एक बार रिवाइज करो, अजय कुमार से क्वेश्चंस करो, PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, उनको लगाओ, उन क्वेश्चंस को करो, नहीं समझ में आता है कमेंट करो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे एक्टिनाइड्स। दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।